मेरे साथ बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा बांगर हैं। डॉक्टर मनीषा बांगर पिछले 18 सालों से सोशल जस्टिस के लिए, समाज के लिए काम कर रही हैं और पेशेवर डॉक्टर होने के बाद भी वो काफ़ी समय सामाजिक कामों में देती हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो दलित आंदोलन है वो कहाँ तक आगे बढ़ा है, जो बहुजन आंदोलन है उसमें किस तरह और उसे मजबूत किया जा सकता है, और हाल के दिनों में जब से एक नई सरकार आई है केंद्र में और दलितों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं उसकी क्या वजह है और दलितों का जो प्रतिरोध है उसे किस दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। मैम, जिस तरह से हाल के दिनों में ऊना की घटना हुई, उसके बाद अभी लखनऊ में 8 दलित छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। जेएनयू में आए दिन दलित छात्रों को या जो ओबीसी के छात्र हैं या जो मुसलमान हैं उनको नोटिस दे दिया जाता है। तो क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार, जब से एनडीए की सरकार आई है, मोदी जी पीएम बने हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं? निस्संदेह अत्याचार बढ़े हुए हैं और ऐसा नहीं है कि अत्याचार पहले नहीं हो रहे थे। जब इनकी सरकार आने की थी और जब कांग्रेस की सरकार थी तभी भी अत्याचार हो रहे थे और अभी कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट भी हुए जा रहे हैं और संख्या भी इनकी बढ़ी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसमें आप ये कहिएगा कि जो राइट विंग सरकार बीजेपी की सरकार है, उन्होंने और उनका जो डायरेक्ट संबंध आरएसएस के साथ में है और उसके बारे में वो पूरी तरह से खुले पक्ष की तरह से आते हैं, उसमें वो कुछ बातें नहीं है। सारी दुनिया में सर्ववादित बात है कि उनका गठबंधन है, वो अपने एक एजेंडे के स्वरूप में हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका एजेंडा है उसको लेकर चल रहे हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है वह हिंदू या हिंदुत्व की बात उतनी नहीं है जितनी कि ब्राह्मणवाद एस्टैब्लिश करने की बात है। क्योंकि हिंदू ये कंसेप्ट और संकल्पना जो है ये हाल ही में आई है, शब्द तो था भी नहीं। ये दयानंद सरस्वती के वक्त से लेकर तो जिस तरह से अडल्ट फ्रेंचाइज़ का मामला चला और जब उन ब्राह्मणवादी लोगों ने देखा कि अभी उनकी संख्या भारी नहीं पड़ेगी और अगर देश को अगर हुक्मरान तरीके से इसको चलाना है और ब्रिटिशों से अगर सत्ता हासिल करनी है तो हिंदू आइडेंटिटी को लेकर ही आना पड़ेगा। तो हिंदू ये वर्ड जो है ये अपभ्रंश है। ये सही वर्ड जो पहले वैदिक धर्म बोला जाता था, बाद में ब्राह्मण धर्म हुआ, तो ये ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब ब्राह्मण धर्म को अगर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसका जो ढांचा है, उसका पॉलिटिकल ढांचा राम राज्य का उसका एक आइडियल है। पुष्यमित्र शुंग की जो प्रताड़न है वो उसका आइडियल है। इकोनॉमिक अगर सिस्टम रहेगा उनका तो वो जातिगत जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको लागू करेंगे, जिसमें कि बनिया ही सर्व अधिकारों के और संपूर्ण देश के रिसोर्सेज उनके संसाधन उनके हाथ में। अगर कल्चरल है तो जो सांस्कृतिक भाग है ब्राह्मण धर्म का, जिसमें कि सबसे पहला महिला का प्रताड़न या महिला की इन्फीरियर पोजीशन, दूसरा जातिवाद का होना, तीसरा दैववाद का होना, व्यक्तिवाद का होना, अंधविश्वास का होना, तो ये सारा कल्चरल मामला है, सांस्कृतिक मामला है। तो ये है चौथा जो है जो इनका मीडिया है उसका प्रोपेगेंडा का उनका माध्यम हमेशा से रहा है। तो वह इस राज्य में हिंदू संकल्पना में, हिंदू राष्ट्र निर्माण में जो इनकी प्रक्रिया शुरू है, इसमें ये चाह रहे हैं और ये एस्टैब्लिश करके रखना चाहते हैं कि मीडिया फिर वैसे ही होगा जो ब्राह्मणवाद के प्रोपेगेंडे पे चलेगा। मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो भले चुनाव के तरीके से जीत के आए हों, लेकिन अगर आरएसएस और बीजेपी की सरकार बनती है तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम भरोसा है उनका, और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है या जो वैदिक व्यवस्था है उसमें उनकी ज़्यादा भरोसा है, और शायद यही वजह कि गौ रक्षा के नाम पर कभी मुस्लिमों पर तो कभी दलितों पर अत्याचार करते हैं। संविधान लागू होने के बाद में संविधान बनाया गया, संविधान 1950 में लाया गया, लेकिन लागू होने के पहले ही प्रतिक्रांति शुरू हो गई है। वह आप एलपीजी का डिसइन्वेस्टमेंट ले लीजिए या उसके पहले जो प्रावधान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होने चाहिए थे और किए गए आर्टिकल्स में, उनका नॉन इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए। आज पूरा का पूरा आप आंकड़े देखेंगे तो कहीं ओबीसी की जो रिप्रेजेंटेशन है 6% है, तो कहीं 15% है, और शेड्यूल कास्ट की कहीं 12 है, तो कहीं 2 है, 5 है, 15 के ऊपर गई नहीं है जनसंख्या इनकी इतनी। तो इसका मतलब ये जो प्रतिक्रांति है इनके हक और हकूक़ को परे रखने के लिए, इनके संवैधानिक अधिकार को इनसे विमुख रखने के लिए ये प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन से संविधान लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
तो आप बामसेफ की उपाध्यक्ष हैं, 17-18 साल एक लंबा वक्त होता है। तो अब जब आप देखती हैं इन सालों में कांसीराम ने जिस बहुजन समाज की स्थापना की या जो उनका कंसेप्ट था बहुजनवादी कंसेप्ट, तो क्या लग रहा है कि कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ तो वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर युग आ रहा है, बहुत तेज़ी से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं कॉलेज पहुँच रही हैं और वो अपने अधिकार देख रही हैं। तो आपको भी क्या लग रहा है, एक देश एक इस प्रक्रिया से गुजर रहा है, लोग इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और ख़ासकर सोशल साइट्स जब से आया है, सबके हाथ में अब इंटरनेट है, तो तेज़ी से जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जागृत हो रहे हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं और वो अधिकार अपना ढूंढ रहे हैं। इस वजह से भी एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा दिख रहा है। जो 1950 के पहले शिक्षा का अधिकार, हाँ, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लोगों को बहुत ही संकुचित मात्रा में ब्रिटिश काल में मिला था, वह संविधान लागू होने के बाद में इनके सारी करतूतों के बावजूद, नॉन इम्प्लीमेंटेशन की करतूत होने के बावजूद कुछ मात्रा तक ये पूरे समाज तक चला गया। निहित है कि वो सोचने लगा है पूरा समाज, उनमें का एक युवा वर्ग, एक पढ़ा लिखा वर्ग सामने बढ़ के आया है और वो है ब्राह्मणवाद की, और ब्राह्मणवाद के ज़रिए मतलब ब्राह्मणवाद की दो चीज़ें हैं। देखिए आप, ब्राह्मणवाद अपने आप में नहीं काम करता, उसको चलाने के लिए एजेंसी चाहिए होती है जिसको कि हम ह्यूमन एजेंसी कहते हैं, और ह्यूमन एजेंसी अगर कोई है तो यहाँ का ब्राह्मण वर्ग ही है। और यहाँ के ब्राह्मण वर्ग जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 3% या 5% ब्राह्मण और बनिया, उनका आधिपत्य है 90% रिसोर्सेज के ऊपर, चाहे वो मूल्य रहे, चाहे इंडस्ट्री रहे, चाहे लैंड रहे। तो इनका ओवर रिप्रेजेंटेशन, यह इसके लिए जुडिशरी रहे या लेजिस्लेचर रहे, लेजिस्लेचर में अगर है तो पार्टियाँ उनकी है, पार्टी व्हिप उनका है। तो डेमोक्रेसी को चलाने वाला हर वो स्तंभ, इसमें इन लोगों ने अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। तो क्या लगता है यही वजह से, और इसी वजह से, आधिपत्य होने के वजह से, यह जो कहते हैं ब्राह्मणिकल वर्ल्ड व्यू, एक तो बहुजन वर्ल्ड व्यू है, या आप उसको एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के वर्ल्ड व्यू से आप देखो चीज़ों को, उसको बहुजनवाद कहते हैं। ब्राह्मणवाद का जो व्यू है, उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो हर वो इंस्टीट्यूशन में बरकरार है। ब्राह्मणवाद इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है इस देश में। तो संविधान होने के बावजूद, और संविधान और डेमोक्रेटिक सिस्टम होने के बावजूद, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, मगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यह सोशल डेमोक्रेसी को लाने के लिए लाई है, डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा है। और अगर जब तक वो सोशल डेमोक्रेसी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खुद फेल हो जाएगी अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं आई तो क्या यही शायद वजह है कि जैसे तेज़ी से जो है आरक्षण हो, ओबीसी का आरक्षण हो, एससी एसटी का आरक्षण हो, यूनिवर्सिटीज़ में अब संख्या लगभग बराबर होने लगा है। जो 85% की आबादी है वो यूनिवर्सिटी में 50% तक पहुँच रहा है। तो इस वजह से भी एट्रोसिटी के मामले बढ़, जैसे रोहित वेमुला का मामला आया, अभी लखनऊ में ऐसे मामले आए हैं, जेएनयू जैसे संस्थानों में ऐसा मामला आता है। तो क्या इसकी वजह यही देख रहे हैं कि जो भागीदारी बढ़ रही है, उनके यहाँ से जो सत्ता खिसक रही है, तो वो एक प्रतिरोध के रूप में वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो छात्रों से मारपीट हो, उनके नंबर काट दिए जाए, वाइवा में कम नंबर दिए जाएँ। आप खुद एक डॉक्टर हैं, आपने बहुत सारी लंबी पढ़ाई की है, तो ये सब चीज़ें आपको भी फेस करना पड़ा होगा। तो एक जातिगत भेदभाव जो है वो अब तेज़ी से और बहुत महीन तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ तक आप युवा वर्ग की बात करते हैं, तो बामसेफ का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। 40 साल से बामसेफ काम कर रही है, और अलग अलग बाबा साहब के बाद के जो पक्ष थे, अम्बेडकरवाद को अगर आप लेके बात करते हैं, अम्बेडकरी आंदोलन को लेके बात करते हैं, तो वो उनका प्रस्थापन मोस्टली पॉलिटिकल एरियाज़ में रहा है, सामाजिक एरिया में बहुत कम रहा है, या बुद्धिस्ट एरियाज़ में रहा है। तो एक नया वर्ग निर्माण करना, पढ़ा लिखा होना एक बात अलग, और इंटेलेक्चुअल होना, बाबा साहब ने उसको डिफ़ाइन किया है कि पढ़ा लिखा मतलब लर्नड, मतलब पढ़ लिया, लिटिल ज्ञान ले लिया, लेकिन इंटेलेक्चुअल वर्ग जो होता है वो समाज को दिशा दिखाता है, देता है, और इंटेलेक्चुअल क्लास का हमारे समाज से होना बहुत आवश्यक है। त्रासदी इस देश की यह रही है कि यहाँ का इंटेलेक्चुअल क्लास भी उसी क्लास को बिलोंग करता है, या गवर्निंग क्लास और इंटेलेक्चुअल क्लास खुद को घोषित करने वाला वह प्रस्थापित वर्ग ही है, ब्राह्मण वर्गीय। तो बामसेफ के माध्यम से, और उसमें से जो राजनीति सफल हुई है, उससे लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और इस वजह से बामसेफ के ज़रिए या और भी अन्य संगठनाएं होंगी, बट मुख्यतः क्योंकि ये धोरण हम लोग लेके चले हैं कि एक विचार करने वाला और एनालिसिस करने वाला वर्ग पैदा किया, और एक कमिटेड केडर का वर्ग पैदा किया। कमिटेड केडर और ये एनालिसिस या विश्लेषण करने वाला जो सामाजिक स्थिति है उसका विश्लेषण करने, कांशीराम जी ने
सबसे पहले एनालाइज किया कि ये अगर आज इसको 50 साल हो गए हैं या 30 मेरे ख्याल से 30-40 या 50 साल हो गए थे 1983 में, जो 78 से लेकर 83 में बामसेफ और बीएसपी बामसेफ का गठन हो रहा था। तो उन्होंने ये देखा कि संविधान लागू होने के बाद में ये क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर उन्होंने उसमें एनालाइज करने लग गए। तो यह जो पूरी की पूरी एक लेयर बन गई है इंटेलेक्चुअल क्लास की, कैंडिडेट कैडर्स की एक मात्रा है, लेकिन उसके साथ सोचने वाले, वेल विशर, सिंपथाइजर, उस चीज़ को समझने वाले कई हज़ारों लोग, करोड़ों लोग बन गए हैं। तो ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल रही है, ये चीज़ जिम्मेवार रही है कि यूनिवर्सिटीज़ में चाहते हैं तो इस देश का सिलेबस जो है वो तो हमको अभी भी ब्राह्मणवाद के ढांचे में फंसा के रखना चाहते हैं। तो फिर हमारा युवा वर्ग ब्राह्मणवाद को छोड़ के आम्बेडकरवाद की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि वो एनालाइज कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो मनुस्मृति पढ़ रहा है, वो सारी किताबें पढ़ रहा है, वो रैशनलाइज कर रहा है, वो उसको अवैज्ञानिक दिख रहा है, वो कितना अविज्ञान उसमें पढ़ा हुआ है और उसको इनकी बदमाशी भी दिख रही है। तो वह यूनिवर्सिटीज़ में हो या स्कूलों में हो या टीचर हो या प्रोफेसर्स हो, यहाँ पर अलग अलग स्तर पे वह बगावत कर रहे हैं, वो उस व्यवस्था को नकार रहे हैं। वह फुले शाहू आम्बेडकरवाद और की लड़ाई जिसके खिलाफ थी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ थी, जातिवाद के खिलाफ थी, महिला प्रताड़न के खिलाफ थी, जो ब्राह्मणवाद के 4 खंबे हैं, मूल्यवासीवाद के खिलाफ ब्राह्मणवाद खड़ा हुआ था। तो ये सब चीज़ों को ये पूरा समाज अभी जानने लगा है, खुद का इतिहास जानने लगा है। इतिहास में कितना अपभ्रंश किया है इन लोगों ने, कितनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, और इनकी विरासत को ख़त्म करने के लिए, मूल्यवासी बहुजनों की विरासत को ख़त्म करने के लिए, उनके प्रेरणा स्रोतों को ख़त्म करने के लिए, उनके जितने भी आइकन्स हैं, उनके प्रेरणा स्रोत हैं, उनके महानायक हैं, महानायिकाएँ हैं, उनकी सीख, उनकी समझ यहाँ इन लोगों तक नहीं पहुंचने के लिए ब्राह्मणवादी ढांचे ने अथक प्रयत्न किए हैं। तो इनकी सारी साजिशें सामने आ रही है और वह चुप नहीं है। जैसे कि रोहित वेमुला और ऐसे आप देख लीजिएगा, आप FTI में जो हुआ, जितने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पर आप अपने तरीके से लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC के लोग पहले तो SC ST करके इकट्ठा होते थे। अभी सबसे बड़ा खतरा वो ब्राह्मणवादी ढांचे को इससे हो रहा है कि SC ST OBC और मुस्लिम भी इकट्ठा होकर आ रहा है, जो कि वह जानता है कि अगर इनका ध्रुवीकरण होता है तो सबसे पहले अगर खतरे में आता है तो वो ब्राह्मणवाद आता है। क्योंकि अगर यह लोग इकट्ठा हो गए तो अपनी जनसंख्या के अनुसार, अनुपात में, हर जगह में यह अपना आधिपत्य चाहेंगे या अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहेंगे। तो ऐसा नहीं होने देना चाहते। पहले तो इन्होंने 40 साल तक खूब लड़ाया, मंडल कमीशन के आने के बाद में ये सतर्क हो गए, उसको अलग दिशा में, राम की अयोध्या के दिशा में लेके जाने की कोशिश इन्होंने भरपूर की। फिर भी उसके बावजूद OBC वर्ग सतर्क हो गया, जागरूक हो गया, वो अपने हक और अधिकार के लिए आज जय संविधान की बात करने लगा। जो OBC वर्ग महात्मा ज्योतिराव फुले की फ़ोटो या उनके विचारों को नहीं जानना चाहता था, आज वो बाबा साहब के विचारों को और उनको लेकर चल रहा है। तो ये जो क्रांति की जो चीज़ें जो नज़र आ रही है, इसके से सत्ता जो है, ब्राह्मणवादी सत्ता, राजनीतिक सत्ता, धार्मिक सत्ता भयभीत है और वह नहीं चाहते कि सामाजिक क्रांति इस देश में हो। वह नहीं चाहते कि यहाँ पर वह चाहते हैं कि ब्राह्मण धर्म के हिसाब से अनुशासन, शासन और संसाधन इसी तरह से चलते रहे। आप महाराष्ट्र से भी, अभी मराठा आंदोलन चल रहा है वहाँ, और वो उनका पहले आरक्षण की मांग कर रहे थे, अब कहना है कि दलित एट्रोसिटी एक्ट जो है वो हटाया जाए। आप खुद महाराष्ट्र से हैं, आपका पूरा परिवार अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़ा रहा है, तो अब महाराष्ट्र में भी दलितों का बड़ा प्रतिकार शुरू हो गया है, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? पूरा स्वर जो है, पूरा स्वर, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हो या मराठा, तो चुप है, वो इतना बोल नहीं रहा है, वो थोड़ा डिफेंसिव में गया है। लेकिन जो प्रोमिनेंट मीडिया है इस देश का, ब्राह्मण बनिया मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप कहते हैं, हम इसको सीधे सीधे ब्राह्मण बनिया मीडिया कहते हैं, और वाकई में है भी। तो इसने इस चीज़ को पूरी तरह से ट्विस्ट कर दिया है, इसको पूरी तरह से तरोड़ मरोड़ दिया है। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बताना चाहूँगी, चाहे पेपर में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यह बताया जा रहा है कि मराठा जो क्रांति मोर्चा जो निकले थे, यह इसका मुख्य स्वर एट्रोसिटी को ख़त्म करने के लिए, एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म करने के लिए है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मराठा आंदोलन और क्रांति मोर्चा की जो तैयारी है वो अभी नहीं हुई है, खोपोरडी के घटना के से नहीं हुई है। वह घटना को यूज़ किया गया है
कुछ मिले भगत जो मराठाओं में से आरएसएस और बीजेपी के इसमें दलाल लोग घुसे हुए हैं और उनके जिनके ज़रिए शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में आज तक उन्होंने बाबा साहब तो छोड़ ही दीजिए, शिवाजी की महिमा को और शिवाजी की मूर्त को, उनकी पूरे कैरेक्टर को उन्होंने विकृत करके रखा हुआ था। और वह ऐसा करते समय किसको फ़ायदा होता है? ऐसा करते समय जो पूरा का पूरा मराठा समाज या बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल कास्ट के लोग भी जिस शिवाजी को अपना प्रेरणा स्रोत समझते थे, उनको ये बताना कि देखिए ये जो आपका शिवाजी है ये गो ब्राह्मण प्रतिपालक था, ये मुसलमानों के खिलाफ था। तो इस तरह से एक तरह से हिंदुत्व में उनको खींचे ले जाना और हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू बना मुसलमान, सांप्रदायिक एक माहौल तैयार करना और दूसरी तरह से मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर विघटन पैदा करना ताकि यह पूरा समाज का ध्रुवीकरण किसी तरह से रोका जाए। यह इसके पीछे की साजिश, ये बैकग्राउंड में है, ये कई लोगों को नहीं समझ में आती है और इसी के अंतर्गत वहाँ पर काम हुआ है। बताया क्या गया कि एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ है, क्योंकि बामसेफ, संभाजी ब्रिगेड, मूल निवास मराठा सेवा संघ, मराठा अखिल भारतीय मराठा संघ, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक धारा तल पे लिटरली ग्रास रूट लेवल पे कई सालों से काम कर रहा है। तो हम लोगों को मालूम है कि यह इसकी शुरुआत, क्रांति की शुरुआत ऑलमोस्ट आज 15-20 सालों से हुई है, जब से मराठा लोग देखने लगे कि नाम तो हिंदुत्व का ले रहे हैं और सारे हक और अधिकार हमारे से छीने जा रहे हैं। वह जागरूक हो गए अपने इतिहास के अपभ्रंश के लिए। वह जागरूक हो गए हैं कि ज़मीन तो है लेकिन शिक्षा के अभाव में जिस तरह से कि गुजरात में पटेलों का आंदोलन चल रहा है और हरियाणा में जाटों का आंदोलन चल रहा है, जाट और पटेल लोग एलपीजी के आते हुए और मराठा वर्ग भी एलपीजी के आते हुए यह हुआ है कि वह जो एक छोटा सा तबका 5 या 10% का मराठा तबका है जिसके हाथ में इंडस्ट्रीज़ और शुगर केन फैक्ट्रीज़ है। वरना जो आप देखेंगे जो फार्मर सुसाइड्स कर रहे हैं, अगर उसमें एससी तो कम है क्योंकि एससी लोगों के पास लैंड ही नहीं है, ओबीसी भी कम है, तो 70% मराठा किसान है जिसने सुसाइड किया है। तो ये जो इनकी नीतियाँ रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, इससे एक बहुत बड़ा वाइड गैप आ गया है मराठा समाज के अंदर ही। तो यह इन चीज़ों को लेकर पूरा का पूरा मराठा समाज आज से नहीं तो 10 साल से बामसेफ के माध्यम से बोलो या खुद अपने आप में संगठित होकर बोलो, राजनीतिक स्तर पर भले ही वो सत्ता में थे, उसमें भी उनकी सत्ता कम होती रही। सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका उन्होंने देखा कि हम लोगों का शरीर है लेकिन नियंत्रण हमारे दिमाग का ब्राह्मणों के हाथ में है। सांस्कृतिक स्तर पे देखा कि उनका इतिहास ही पूरा तरह से तरोड़ा मरोड़ा गया है। और शिक्षा का अभाव, क्योंकि मराठों के और जिस तरह से पटेलों के और जाटों के और जितने भी उच्च मतलब फॉरवर्ड कास्ट जो थोड़ी सी आ रही है ऊपर में, उनके ऊपर ज़मीन तो दे दी लेकिन शिक्षा का महत्व नहीं बताया। शिक्षा के महत्व के अभाव में जो ब्राह्मणवाद के ढांचे की जो साजिशें हैं इस समाज को नहीं समझी, वो अशिक्षित समाज रहा। बाबा साहेब आम्बेडकर ने शिक्षा के ऊपर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया? इसलिए नहीं कि सिर्फ नौकरियां मिले, इसलिए कि इस देश की व्यवस्था को बदला जाए। उन्होंने देखा, मराठा के बुद्धिजीवी वर्ग ने देखा कि ये तो ब्राह्मणवादी पूरी व्यवस्था उनके ऊपर किस तरह से राज कर रही है, तो उन्होंने मोबिलाइज करना शुरू किया और उनका रिप्रेजेंटेशन की मांग आज से नहीं पिछले 6-7 साल से है। ओबीसी लोगों के साथ में पहले वो अपोजिट में थे, एससी लोगों के साथ में, लेकिन फिर बाद में जब इस तरह से उनके साथ चर्चाएँ होने लगी, डायलॉग होने लगा, तीनों चारों समाज आने लगे, हम लोग मूल निवासी मेले और बड़े बड़े प्रोग्राम इकट्ठे लेने लगे। इस तरह की ये सामाजिक क्रांति महाराष्ट्र में होती रही। और ये क्रांति की जो बीजें हो रही है, इसने पूरे ब्राह्मणवादी पार्टियों को हिला के रख दिया है। एट्रोसिटी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये क्रांति का मोर्चा जब से चला तब सबसे पहले क्रांति मोर्चा में महिलाओं ने भाग लिया, महिलाएं सामने रही। इतना ही नहीं तो उन्होंने बाबा साहब और फूले साहब और सावित्रीबाई फूले को माला अर्पण करके मोर्चा निकाला हुआ है। और तो और
खापोडी का इंसिडेंट तभी के तो ये तभी फडणवीस सरकार जो है इसको एक दूसरा रंग देने की कोशिश कर रही है। खापोडी का इंसिडेंट जस्ट हुआ था, तभी शेड्यूल कास्ट की ऑर्गेनाइजेशंस ने और ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये मांग की थी कि वह बौद्ध शेड्यूल कास्ट लड़का है, फिर भी उसको कड़ी की कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और इसमें मराठा लोगों का भी कोई दो बतना था नहीं था, और ना ही उन्होंने पूरे समाज को उसकी शिक्षा देने की कोशिश की, उन्होंने बिल्कुल वो कोशिश नहीं की। और इतना ही नहीं, तो वो लड़की जो आरोपी था उसको बौद्ध और शेड्यूल कास्ट लोगों ने ही पकड़वा के दिया वो लड़के को। तो इस तरह का संवाद, समंजस और बहुत अच्छा भाईचारे का वातावरण महाराष्ट्र में पनप रहा था, पनप रहा है, लेकिन उसको इस तरह से कास्ट वॉर में बदलाने की कोशिश, पहले तो उन्होंने पहले ये नहीं बताया कि ये पूरा का पूरा समाज शेड्यूल कास्ट के खिलाफ बोल रहा है करके, उनको एक तरह से मूक मोर्चा निकालने के लिए प्रवृत्त किया। मतलब इसमें भी बहुत सारी घुसपैठ हुई है। मराठा लोग जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, आरएसएस में बैठे हुए हैं, जब सामाजिक क्रांति और सामाजिक चीज़ें चल रही थी तो इनका कोई वास्तव में था नहीं। जैसे जैसे भीड़ इकट्ठा होने लगी, वहाँ पर ये लोग अपने आप आने लगे, पैसा लगाने लगे, उसको दिशा निर्देश देने लगे, उसके ऊपर अपना निर्णय बताने लगे। और भोले भाले लोग बोलो या किस तरह से बेवकूफ़ लोग बोलो, वो उनकी बातें मानने लगे। सामाजिक क्षेत्र में जैसे कि संभाजी ब्रिगेड काम कर रहा है, मराठा सेवा संघ काम कर रहा है, इनके कार्यकर्ता लोग दिन रात गांव-गांव के लेवल पे इन्होंने काम किया है। बानसेब के लोगों, मुनिया संघ के लोगों ने इन लोगों के साथ में काम किया हुआ है। तो पहले तो एट्रोसिटी की कोई बात ही नहीं थी, और उन्होंने इधर से उनको मुख मोर्चा करार कर दिया, और उधर से पूरा का पूरा बोलने का हक अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दे दिया। इस तरह से मराठा के लोग ही खुद चकित रह गए कि ये तो हमारी मांगे थी नहीं, या अगर थी भी तो आखिरी में थी, और कतई नहीं था कि एट्रोसिटी एक्ट को बर्खास्त कर देना चाहिए, ये मांग कभी थी नहीं उनकी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मनीषा बांगर, जो लगातार बामसेब के तहत सोशल जस्टिस के लिए काम कर रही है, समाज में जागृति फैला रही है। उनका कहना है कि अभी भी देश में हालात ऐसे नहीं है कि अपनी लीडरशिप किसी दूसरे वर्ग में या कुछ दूसरे जाति को दी जा सकती है। एक पेरियार की लाइन थी कि बिल्ली को चूहे की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, उसी विचारधारा को ये मानते हैं, उसी बात से सहमत भी हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं कि अब अम्बेडकर युग की वापसी हो रही है, बहुजन समाज के लोग स्कूल पहुँचने लगे, कॉलेज पहुँचने लगे हैं, तो एक बदलाव जो है वो ये भी महसूस कर रही हैं। और चूँकि ये ग्रास रूट पे काम करती हैं, तो इनकी बातों को आप गंभीरता से ले, और तब महसूस करेंगे कि आपको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर आप बराबरी चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी जो लीडरशिप हो वो आप ही के वर्ग से हो, आप ही के समाज से हो, आप ही की जाति से हो, तभी आपका शायद सामाजिक भला हो सके। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।